मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गनफौंडी आबिट में 29 जनवरी 2023 को दोपहर 12 बजे प्रेस मीटिंग मुनक्किद की गई। इस प्रेस मीटिंग में रियासत तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के 88 और 12% तहफ़्फ़ुज़ात हैदराबाद सिकंदराबाद वक्फ बोर्ड की ज़मीन अहम मकामात पर मौजूद है। ऐसे कई सारी जायदादों का कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड न होने की वजह से कई ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वालों ने मज़कूरा जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया और रियासत तेलंगाना के तश्कील से पहले से ही इन ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं। इस सारे मसले पर तबादला ख्याल किया गया। इस प्रेस मीटिंग में पार्टी के देगर लीडरों के साथ मुश्ताक मलिक ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना और मुखातिब करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक वसी मुल्क है जिसमें बहुत सी मजहबें और तर्ज ज़िंदगी है। एक सेकुलर मुल्क होने के नाते हुकूमतों की कोशिश ये रही है कि वह तरक्की के राह पर कामजन और अक़लियतियों समेत अपनी पूरी आबादी का ख्याल रखे। स्कीम और पॉलिसी में वक्फ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की गई है। बोर्ड प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की अदालती इख्तियार को ख़त्म करना। KCR ने हाल ही में महसूलात का सर्वे तेलंगाना हुकूमत ने किया था। आज तक कोई मामलात ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई क्योंकि हर 20 साल के बाद वक्फ अराजी की जायदादों का दोबारा सर्वे कराना ज़रूरी होता है। शुरू में तेलंगाना वक्फ बोर्ड सियासतदानों, ज़मीनों पर कब्जा करने वालों, गलत पॉलिसी साजों और राफजियों का मिसाली महल है। वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड काबिल कदर जायदादों को या तो निमटा दिया गया या बराए नाम किराए पर दे दिया गया। अखबारात में हर रोज़ प्रशिक्षण उन्वान के तहत कम अज़ कम एक केस लाजमी है। 60 साल पहले और उससे पहले के लोगों ने अच्छी वसीयत के तहत कीमती जायदादें अतिया किए ताकि मुआशरे की पूरी तरह तालीम याफ्ता हो सके, नौजवानों को तकनीकी मैदान में तरबियत दें और मौजूदा हालात में मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत के साथ वक्फ बोर्ड की क़यादत हासिल करें और बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड जायदादों की हिफाजत करें। लंका राज ने गोपाल में कैप्शन दिया है कि वक्फ बोर्ड को इमलाक को फ़रोग़ करने के लिए और भी बहुत से सफ़ेद रंग आवाम के लिए देखे और ख़रीदे जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना हुकूमत की तश्कील से कबल ऐलान किया था कि वो तमाम वक्फ अराज़ी को वापस ले लेंगे जो कि लैंड ग्रैबर्स और सियासी असर और रसूख रखने वाले अफराद ने छीन लिए या उस पर कब्जा जमा लिए हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ने आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन छीन लिया या उस पर कब्जा कर लिया है वो वापस वक्फ बोर्ड को दिया जा सके। जैसा कि KCR ने तश्कील तेलंगाना से पहले तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और अदालती फराहमी करने का वक्फ बोर्ड को इख्तियार जैसे वादे किए थे। वक्फ बोर्ड की बहुत से जायदादों का कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड तक नहीं है। कई ज़मीनों पर माफिया उन्हें कब्जा कर रखा हुआ है मगर हुकूमत खामोश नज़र आ रही है। कई दहाइयों से जायदादों और इस्तेफादा करते हुए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि तेलंगाना रियासत के तश्कील से पहले जिक्र किया गया था, वक्फ बोर्ड की 5 लाख करोड़ रुपए मालियत की जायदादें ज़मीन पर कब्जा करने वाले समाज दुश्मन अनासिर और सियासतदानों के हाथ में है। सर्वे में तकरीबन 77,000 एकड़ अराजी को वक्फ इमलाक के तौर पर करार दिया गया। निज़ाम रियासत का उस वक्त रेवेन्यू सर्वे रिकॉर्ड के मुताबिक 40,000 एकड़ अराजी कब्जे में है। वक्फ बोर्ड की और बकिया 37,000 एकड़ वक्फ बोर्ड के अराजी पर नाजायज कब्जा किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड के अराजी के सर्वे के लिए वजीर आला ने SK सिन्हा रिटायर्ड IAS अफसर को मुकर्रर किया। वक्फ बोर्ड ऑफिस के मामले का जायजा लिया और रिकॉर्ड के तस्दीक की और कुछ हक़ाइक़ का तज्ज़िया किया। रिपोर्ट में SK सिन्हा ने कई हैरान कुन इंकशाफ किया। SK सिन्हा ने बताया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन आला हुक्काम ने नाजायज़ तौर पर कब्जा किए हुए हैं। OK कमेटी ताहम मज़कूरा ने अपनी तफसीली तज्ज़ियाती रिपोर्ट न तो वज़ीर आला को पेश की और न ही वक्फ बोर्ड के हुक्काम को, और ये 3 साल से ज़ेर इंतबा है। वक्फ बोर्ड ने रिपोर्ट मांगने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया। मजीद 12 असम्बली में स्पीकर ने एक कमेटी कायम की और उसे पेश करने का मशवरा दिया और 3 माह के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रिपोर्ट तलब की मगर मज़कूरा कमेटी ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। इसके अलावा हुकूमत ने कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की है और अदालती इख्तियार को नहीं सौंपा गया। हुकूमत की तरफ से 19 फरवरी 2016 को GOMS 3 जारी किया गया जिसमें वक्फ बोर्ड की जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया गया था।
ضلع وقف تحفظ اور رابطہ کمیٹی کو حکم جاری کیا گیا تھا۔ اس وقت کے سیکریٹری برائے اقلیتی بہبود محکمے سید عمر جلیل نے تمام ضلع کلکٹرز کو ہدایت جاری کی کہ ہر ضلع میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں ڈسٹرکٹ کمیٹی بطور چیئرمین، کلکٹر اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، جوائنٹ کلکٹر اور ضلع ریونیو ہو آفیسر، ریونیو ڈویژنل آفیسر، میونسپل کمشنر ضلع، اقلیتی بہبود آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، SLR، ڈسٹرکٹ رجسٹرار اور کسی بھی سماجی تنظیم کا کوئی دوسرا نمائندہ اور ایک سینئر ایڈوکیٹ بطور ممبر ہوں۔ مذکورہ GO کو متعارف کراتے ہوئے تقریباً 6 سال مکمل ہو گئے، لیکن افسوس ہے کہ آج تک کوئی کمیٹی نہیں بن سکی جو مکمل طور پر وقف کی اراضی کی جانچ کر سکے۔ آج جو حیدرآباد میں ایک اہم اجلاس بضمن وقف کی اراضی اور اس کا تحفظ جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کا مقصد جو ہے کہ وقف کے املاک جو اللہ کی امانت ہوتی ہے، جس کے لیے قومی سطح کے اوپر ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کو نہیں دے کر جو جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کی، آج اس کا جس طریقے سے پامالی ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہ قومی سطح کے اوپر یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اجلاس کا مقصد ہی یہ ہے کہ قومی سطح پہ ہم کسی سرکاری سطح کے اوپر یا کسی گورنمنٹ یا کسی سسٹم کے خلاف نہیں بولنا ہے، بلکہ ہماری پراپرٹیز جو لگاتار یہ بولا جا رہا ہے کہ اس کو جوڑا جائے گا، اس کو بچایا جائے گا، اس کو بچانے کے لیے قانون بنایا جائے گا۔ ہماری بارہا یہ چیز کو بولا جا رہا ہے کہ اس کو سیکریٹریٹ کا ایک پاور دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سیکریٹریٹ پاور کے لیے ہمیں ڈیمانڈ کے لیے تمام کے تمام جواب ہیں۔ اور ہم علی جناب کے چندرشیکھر راؤ صاحب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست سے میں اپیل کروں گا کہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب تک کہ سیکریٹریٹ نہیں بنائیں گے وقف بورڈ کے لیے، یہاں کی ان جائیداد کے تحفظ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ یہ جو ایک آٹونومس باڈی ہے جس کے تحفظ کے لیے ایک IPS آفیسر یا IAS آفیسر ہی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ ملینوں روپے کے پراپرٹیز آج لوگ قبضوں میں چلے جا رہے ہیں اور بے جہت طریقے سے اس کے اوپر قبضے کر کے اسے بیچا جا رہا ہے، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ قانون ہماری مدد نہیں کرتا ہے۔ اور کورٹوں میں جانے سے ہمارے اپائنٹ کردہ ایڈوکیٹس بھی وہاں پر معاملے کر کے اسے ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ حکومت اس کو امیڈیٹ سیکریٹریٹ کا درجہ، کمشنریٹ کا درجہ دے، اور کمشنریٹ کو ایک IAS یا IPS آفیسر کو جب تک وہاں پر بٹھایا نہیں جائے گا، یہ وقف کے املاک بچنا ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہماری جدوجہد یہ کوشش ہے۔ میں قوم اور ملت کے لیے تمام سے کہوں گا کہ آپ اپنی اپیل کے لیے یہ بات یہ کریں کہ آپ اس کو کمشنریٹ بنانے کا ڈیمانڈ سختی سے کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت، آج وقف پروٹیکشن آف وقف کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آیا، اور جو مطالبات میں نے دیکھا ہے وہ بے انتہا آج قوم کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وقف بورڈ جو ہے اگر غور کرے تو جو ایک بیوہ کی حیثیت میں آ گیا ہے۔ اب کوئی بیوہ جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتی، وہ وقف بورڈ کا حال ہے۔ تو ایسی صورت میں جب تک کہ وقف بورڈ کو آپ جوڈیشیل پاور نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے وقف کی جائیدادیں بچنا مشکل ہے۔ اس لیے وقف بورڈ میں ان لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو سیاسی طور سے بے روزگار ہے اور معاشی پستال ہے، پسماندگی کی وجہ سے ان کو ممبر بنا دیا جا رہا ہے، ان کو وقف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، وقف کی کروڑوں کی جو پراپرٹی ہے، ابھی ہم کو گورنمنٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نظام بنا تو حیدرآباد کا، کہ خالی حیدرآباد کے ایریے میں جو وقف جائیدادیں ہیں، جو نئے پل سے چار مینار تک، نامپلی، حمایت نگر اور پنجا گٹا، اگر اس کا کرایہ انکریز کر دیا جائے تو ہم کو جو ہے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کرایہ انکریز کرنے کے لیے ہمارے ہی وہ قائدین جو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، اس میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اور KCR صاحب نے الیکشن 8 سالہ دور میں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں وقف کو جوڈیشیل پاور دوں گا، اور اس کا انہوں نے یہ کر دیا کہ وقف بورڈ، وقف ریکارڈ کو انہوں نے جو ہے
पहली मरतबा सीज किया, एक अटानमस बॉडी के रिकॉर्ड रूम को सीज नहीं किया था। हम अदालत में रुजू हो चुके हैं और जो है हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जवाब दाखिल करें, और बेहतर यही है जो इसके लिए एक कमेटी बनाने का हमने मुतालबा किया है, और वो स्ट्रांग कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ, ये हमारा नारा है। हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ताकत इस्तकामत दे, और जो लोग आगे बढ़े हुए हैं अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला दे ताकि वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। खुदा हाफ़िज़। आवाज़ का सेक्रेटरी हूँ और इसका वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज यहाँ पे वक्फ प्रोटेक्शन के लिए जुडिशली पावर और मुस्लिम की तरफ से वक्फ प्रोटेक्शन की तरफ से मुसलमानों को जुडिशली पावर देना और अपने इन्वॉल्वमेंट जैसे हिंदू लॉ के जैसा मुसलमानों को भी वो पावर देना बोल के हम ये डिमांड लगाते हुए 1 तारीख के दिन इंदिरा पार्क के ऊपर धरना है, और जितने भी वक्फ के और अपने जो अपने मिल्लत का दर्द रखते हैं उन सारे लोगों से हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि अपने मसाइल के लिए, वक्फ के लिए, अपने वक्फ की, अपने बाप दादाओं की जायदादों के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए अपने घरों से बाहर निकल के 1 तारीख के दिन 11 बजे बोलते हुए भाई इंदिरा पार्क पे धरने में आने के लिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की तरफ से आप और आवाज़ की तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बरकातहू। आज मीडिया प्लेस में वक्फ के ताल्लुक़ से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर के काबिल तरीन मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की, और ये तय किया गया है कि 21 फरवरी को धरना पार्क पर, इंदिरा चौक पर एक धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। और इस मीटिंग में ये बात का भी फ़ैसला किया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो बची हुई है वो उसको गरीब मुसलमानों में जो बेघर मुसलमान हैं उनको लीज़ पर अलाट करने का नंबर 1 पोजीशन पे ये मुतालबा जो है ना रखा गया है। और मैं इस मीडिया के ज़रिए से तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि ये एक ऐसा अहम मसला है कि जिससे कई बेघर मुसलमानों को ज़मीन जो है ना उनको अलाट हो सकती है, और वो अपना छोटा सा घर बनाकर जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी ये मुसलमानों की मिल्कियत है। अभी तक हज़ारों एकड़ ज़मीन को सियासी बेरोज़गारों ने हड़प लिया है, और ख़ुद हमारी हुकूमत ने भी जो है ना हमारी 3,500 एकड़ ज़मीन को हड़प लिया है। लेकिन अब ये वक्त है कि बची हुई जायदाद को हम हासिल करें, और इसके लिए 21 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपको इंदिरा पार्क पर जमा होना है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो फाइनेंस कॉरपोरेशन में 2,17,000 जो एप्लीकेशन दाखिल किए गए हैं, इस उम्मीद पर दाखिल किए गए हैं कि उनको सब्सिडी लोन जो है ना मिलेगा, वो कुछ कारोबार करेंगे। लेकिन हमारी तेलंगाना सरकार ने फिर एक मर्तबा मुसलमानों को धोखा दिया है, और ये ऐलान किया गया है कि पहले 50 करोड़ रुपए जारी किए गए, उसके बाद में फिर 70 करोड़ का ऐलान किया गया। लेकिन जब हम इसकी हकीकत के लिए हम उस दफ्तर का दौरा किया तो बात ये सामने आई है कि अभी तक 1 रुपया भी फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास नहीं आया। तो ये हमारी रियासत सरकार की मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी है, ये धोखाधड़ी है। अब हमको जो है ना मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमको आज 9 साल से धोखे में रख रहा है। यही चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये वादा किया था कि अगर टीआरएस सरकार आएगी तो 3 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। और जो है ना मुसलमानों की मईशत को सुधारूंगा, ये उनका वादा था, आज तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि मुसलमानों को ये गौर करना चाहिए कि यादगिर गुट्टे में 1200 करोड़ रुपए मंदिर की तामीर के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हमारी मक्का मस्जिद के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जाते। ये कितनी शर्म की बात है। मैं हुकूमत तेलंगाना से सवाल कर रहा हूँ, इन मंदिरों की तामीर में जो हज़ारों करोड़ रुपए आप जो खर्च कर रहे हैं, क्या वो आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं? ये हमारी मिल्कियत है, हम टैक्स देते हैं, और हमको जो ना नज़रअंदाज किया जा रहा है। और दलित बंधु स्कीम के तहत आप जो ना 5 लाख रुपए का ऐलान करें, मुसलमानों के लिए क्या किए आप?
کیا کیے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ نئے لبادے میں اب 2024 میں الیکشن میں ہمارے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلا کام ہم کو وقف بورڈ کو بچانا ہے, ہماری ملکیت کو بچانا ہے اور KCR کے چہرے سے نقاب کو اٹھانا ہے. تو 21 فروری کو تمام حیدرآباد کے مسلمانوں سے میری گزارش ہے, ڈسٹرکٹ کے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اندرا پارک میں زیادہ سے زیادہ جمع ہوں.